सो हेलो गाइज, वेलकम दोबारा फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने चालू किया था इंडियन पॉलिटी। सो आज का हमारे थर्ड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको आइडिया दिया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो थे एज अ ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर लेके, मतलब परमिशन लेके ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया से आए थे। ठीक है, सो थोड़ा सा एक ब्रीफ वे में आपको बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, सो गाइज फ्रेंड्स, मैंने अब इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमने देखा था कि कैसे जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स 16 में आए, यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको सेकेंड स्टेप पे बताया था 23 अक्टूबर का 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद ही जैसे ही हेक्टर मुनरो ने बैटल विन किया था, तो 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे। ये बात भी मैंने आपको समझा के बताई थी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद में 1858 में क्या चेंजेस हुए। कंपनी की तरफ जो कंपनी रूल था वो चेंज होके क्राउन रूल में कन्वर्ट हुआ। क्या कंडीशन हुई थी, वहाँ की जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी, मतलब क्राउन था, उन्होंने कंपनी की तरफ से पावर्स अपने हाथ में लिए थे, और वही सिचुएशंस कंटिन्यू रही कहाँ तक, 1947 तक। दैट्स मीन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक यही सिचुएशन कंटिन्यू रही थी। सो इन बिटवीन बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, बहुत सारे एक्ट पास किए गए थे। सो हम आज यही देखेंगे कि अप टू यहाँ से लेकर जो कुछ भी एक्ट 1853 तक पास हुए थे वो कंपनी रूल में आते हैं, और इसके बाद में ये रिवोल्ट होने के बाद जो चेंजेस हुआ उनको क्राउन रूल की कैटेगरी में कहा जाता है, क्राउन रूल कहा जाता है। ठीक है, सो हम देखेंगे कंपनी रूल एंड क्राउन रूल्स। ओके, सो गाइज पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे। ठीक है, नंबर्स बताए थे, और मैंने आपको वो नंबर्स याद भी करने के लिए बोले थे। जब तक कि आप वो नंबर्स याद नहीं करेंगे तब तक कि आपको ये कंसेप्ट समझ में थोड़ा दिक्कत जाएंगे। ठीक है, सो मैंने आपको लिख के दिया था, हम देखेंगे कंपनी रूल्स, क्राउन रूल 1773 से लेकर 1853 तक। देन 1858 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक। ठीक है, सो मैंने एक्ट्स कौन कौन से थे वो मैंने आपको नंबर्स बताए थे। फॉर एग्जांपल 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833 एंड 1853। ये सारे जो एक्ट है, ठीक है, ये सब आएंगे कंपनी रूल्स में। अब उसमें रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, सेटलमेंट एक्ट हुआ, पिट्स एक्ट हुआ, एंड 4 चार्टर एक्ट्स सभी इंक्लूडेड है। उसके बाद में क्राउन रूल में क्या आता है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ज़्यादा वक्त ना गवा, मैं आगे चलता हूँ। देन सो गाइज हम देखेंगे अभी 1773। ओके, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। 1773, 1781, 1784 एंड 1786, 1793, 1830, 1833, 1853। ये 4 नंबर्स आपको अच्छे से याद कर लेना है। करने के बाद 1773 ये है रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड इज सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, देन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। देन 1886 को बाद में बताऊंगा मैं। 1793 से लेकर 1853 तक ये 4 एक्ट्स चार्टर एक्ट्स हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपको ऐसे थोड़ा याद कर लेना है।
आपको कुछ भी चीज़ याद करने के लिए मैक्रो से लेकर या फिर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसे ही मैक्रो पॉइंट से लेकर आपको याद कर लेना है। उसके बाद में आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, जब आप पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज अबाउट एक्ट्स। सो हम अभी देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, सो अब हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 कौन सा क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ठीक है। इस एक्ट के बारे में देखिए। नंबर 1, ये एक्ट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पहला प्रयास था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी उसके अफेयर्स को क्या करना, रेगुलेट करने का। दैट्स मीन इट वाज द फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया, ठीक है। तो क्या है एक रेगुलेटिंग स्टेप्स, रेगुलेटिंग स्टेप्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या, कंपनी के अफेयर्स। हो गया, इतना लिखा हो गया शॉर्ट नोट्स। सेकेंड, अब तो अब रेगुलेट हो गया क्या, कंपनी के अफेयर्स रेगुलेट हमने कर दिया। उसके बाद में क्या, सेकेंड क्या आएगा, हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कंपनी के फंक्शंस को, क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन से पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और कौन से कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होंगे, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल फंक्शंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इसी प्रकार ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने अपने इंडिया में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म किया, एक मजबूत बनाया, ठीक है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इट लेड डाउन द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, थर्ड पॉइंट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमें इस एक्ट के फीचर्स देखने हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे, यह हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। सेकेंड, एक्ट के बारे में फीचर्स एकदम वेरी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, देखिए काफी अच्छे से। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उस समय, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, जहां से एक सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी बंगाल। सो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर था उसकी पोजीशन को डिजाइन किया गया, डिजाइनेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहली बात। सेकेंड, अब कौन सी बची कॉन्स्टिट्यूंसीज, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। मद्रास एंड बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गवर्नर्स थे वो इसके सबऑर्डिनेट लाए गए। सेकेंड, जो गवर्नर थे किसके, मद्रास के एंड बॉम्बे के, वो इसके सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब, 1774 में, ठीक है।
1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। 1/3 क्यों? एक तो मेन जज था और दूसरे 3 जज, एक चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर था उसका नेम चेंज होकर मतलब डिजाइन गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का। इसको मदद करने के लिए 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई कि ये 4 मेंबर की काउंसिल इसको इसके फंक्शंस ऑपरेट करने के लिए मदद करने के लिए, ठीक है, ये 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी। सेकंड मैंने आपको बताया था जो मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो इसके सबऑर्डिनेटेड आ गए थे। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कोलकाता में। ठीक है, 1/3 मतलब एक था चीफ जस्टिस और 3 थे जजेस। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि इसमें जो कंपनी के सर्वेंट हैं, उनका हो गया प्रोहिबिशन। उनका प्रोहिबिशन मतलब क्या? उनको प्रोहिबिट किया गया। किस चीज के लिए प्रोहिबिट किया गया? कि प्राइवेट ट्रेड आप मत कीजिए। आप क्या मत कीजिए? प्राइवेट ट्रेड। क्योंकि ये प्राइवेट ट्रेड करते थे, उसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू कम होने लगा। कंपनी का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं होता था। ये चीज़ कंपनी के सामने आई, सो उसने कंपनी के जो सर्वेंट थे वो जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू लॉस में था। तो कंपनी ने इनको प्रोहिबिट किया कि आपको प्राइवेट ट्रेड करना नहीं है। और साथ ही साथ में आपको मतलब कौन सर्वेंट? कंपनी के सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड भी नहीं करना है। और वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनसे ब्राइब्स या फिर उनसे कुछ भी गिफ्ट्स प्रेजेंट्स वो भी एक्सेप्ट नहीं करने हैं। ठीक है, दिस इज 4th पॉइंट। ठीक है, और 5th पॉइंट आप बता सकते हैं ये जो कंपनी के अफेयर्स हैं कि जो अब हमने पॉलिटिकल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या किए ईस्ट इंडिया कंपनी के हमने बनाए। तो इस अफेयर्स के बारे में वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी मिलने के लिए, अब कंपनी के जो फंक्शन वगैरह करते तो उसको तो जानकारी मिलनी चाहिए ना। तो उसके लिए क्या एक कोड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड की स्थापना की गई। कोड ऑफ डायरेक्टर सो कोड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? सबसे पहले कोड ऑफ डायरेक्टर क्या थे? ये तो एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। ठीक है, ये जो कोड ऑफ डायरेक्टर थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही गवर्निंग बॉडी थी। इसका काम क्या था? कंपनी का जो कंपनी के जो अफेयर्स हैं जैसे कि रेवेन्यू अफेयर्स हो गया, मिलिट्री अफेयर्स हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हो गया, तो इसके बारे में जानकारी कंपनी की ये बॉडी क्या करेंगी? वहाँ पे बैठी हुई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ पे 7 समंदर पार, उनको इसके बारे में जानकारी देंगी कंपनी के अफेयर्स के बारे में। ये सब इतनी जानकारी, ये सब इतना जो कुछ भी आप मैंने बताया ये अंडर दिस एक्ट में आता है। इस एक्ट के मतलब इस एक्ट में ये सब चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, सबसे ओके, फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, सो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट क्या था ये भी मैंने आपको बताया था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला स्टेप था जो कि कंपनी के जो अफेयर्स है वो रेगुलेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या था, कंपनी के अफेयर्स रेगुलेट हो गए थे तो उसके फंक्शन भी हमको बताना पड़ेगा ना कि इसके पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से हैं कंपनी के, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में ऐसे क्या हुआ कि कंपनी का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। उसके बाद में इसकी फिगर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसका डिजिग्नेशन चेंज हुआ एज वो अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। अब इसका डिजिग्नेशन, इसके पावर बढ़ गए और ये बाकी के मद्रास और बॉम्बे गवर्नर ये गवर्नर ही रहे, तो इनके पावर कम पड़ गए ना, तो इनको उसके सबऑर्डिनेट उसके अंडर में कर दिए गए। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते थे वो, तो
ये बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता इन 1774 को, ठीक है। उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जस्टिस थे। ये पॉइंट बताना भूल गया मैं, यहाँ पे 4 मेंबर काउंसिल, इसको हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि वो अकेला काम तो देख नहीं पाएंगे, उसको भी थोड़ी मदद की जरूरत है क्योंकि काम का बोझा बहुत रहता था, ठीक है। तो 4 मेंबर की काउंसिल भी उसको मदद करने के लिए बनाई दी गई थी, ठीक है, ताकि उसके काम करने के उसकी फंक्शनिंग हो वो अच्छी तरीके से चल पाए, ठीक है। उसके बाद में कंपनी की ये ध्यान में आया कि यार ये ब्रिटिश ये जो है कंपनी के सर्वर, ये प्राइवेटेड करने की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लॉस में था, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट जो था वो लॉस में था। तो कंपनी ने क्या किया, सर्वेंट्स को प्राइवेटेड करने के लिए प्रोहिबिट कर दिया, और साथ ही साथ जो नेटिव्स थे, कोलकाता के जो नेटिव्स थे या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशंस के नेटिव्स थे, उनकी तरफ से कुछ भी प्रेजेंट या फिर हम गिफ्ट बोल सकते हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाँ। और एक बात बताएं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो एक नई बॉडी, गवर्निंग बॉडी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको रिक्वायर किया गया कि आप कंपनी के जो अपर्स हैं, रेवेन्यू अपर्स होगा, मिलिट्री अपर्स, फाइनेंस हो, वो उस अफेयर्स के बारे में आपको हमें बताना पड़ेगा, जो ब्रिटेन में वो बैठे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको बताना पड़ेगा। सो ओके गाइज, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आऊँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके तरफ चलते हैं, ठीक है। सो गाइज, हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। सो मैंने आपको समझा के बताया रेगुलेटिंग एक्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, क्योंकि इसके पहले जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट समझा के बता रहा था तो कुछ मुझे याद करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, और कैसा कैमरे के सामने थोड़ा सा याद करने में पता नहीं, जो कुछ भी याद ऐसे बोल सकते हैं वो कैमरे के सामने एकदम याद ही नहीं आता। जो अपन सोच के रखते दिमाग में वो कि मैं ऐसे समझा के बताऊंगा, थोड़ा ऐसा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन कैमरे के सामने पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो सो फ्रेंड्स, थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, सो मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा के बताऊँगा, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आखिर में कैसा है कि मेरा मोटो ये रहेगा कि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है अगर मैं याद करके बताऊँगा तो थोड़ा सा हो सकता है कुछ पॉइंट्स में गलत भी बता सकता हूँ या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, ठीक है। सो उससे बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा पॉइंट में लिख लूँ तो अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, थोड़ा आप कंसिडर करके चलिए, ठीक है, थोड़ा मेरी बात समझ के चलिए, ठीक है, इतना तो आप समझ ही लेंगे मेरी इस बात को, ठीक है। सो ठीक है, अभी अपन एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इज अमेंडिंग एक्ट। सो इस अमेंडिंग एक्ट 1781 लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले, और इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम समझ के ही हमें समझ में आता है कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट किया गया होगा। हम बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ, इसमें भी दोस्तों सेटलमेंट ही हुआ, इसमें भी किसी ना किसी चीज़ का सेटलमेंट ही हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेटलमेंट एक्ट है, ठीक है। सो हमारे हाथ से अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो हम कुछ ना कुछ सेटलमेंट करके थोड़ा आगे पीछे कभी सुनिए कर लेते, ठीक है। सो इसमें भी क्या हुआ, इसके पहले का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट जो मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ कमियाँ थी, कुछ गलती लगी उनको कि यार इसमें थोड़ा सा हमें ये भी ऐड करना चाहिए था। तो क्या है, प्रोसेस है, हमें दूसरे कुछ ऐड करना है तो एक्ट तो लाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हाँ चलो ये भी करो, एक्ट तो लाना पड़ेगा, ठीक है। गवर्निंग प्रोसेस है, पॉलिटी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके जो फिगर्स है, और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं कुछ वर्ड्स अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पाता है मेरा, तो वो भी थोड़ा समझ के लीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। सो एग्जेम्पशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड सर्वेंट, कहाँ से एग्जेम्पशन, ठीक है। ये जो गवर्नर जनरल था और ये जो सर्वेंट थे, रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा कि गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और जो सर्वेंट थे, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल था जो बंगाल का, उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट नहीं किया होगा उस वक्त, ठीक है। ये जो एक्ट है लाने के पहले ये इसके ऑफिस के दायरे में रहकर जो कुछ भी काम करेगा, जो कुछ भी एक्ट करेगा, ये अपने ऑफिशियल वर्क के दायरे में रहकर, तो ये एक्ट लाने के पहले सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता होगा, तो अब इसको क्या किया गया, एग्जेप्ट किया गया।
निकाल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में ये जो भी काम करेगा ये अब नहीं आएगा, और साथ ही साथ सर्वेंट भी, कंपनी के जो सारे सर्वेंट थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया गया। ठीक है, मतलब ये अपने ऑफिस के दायरे में अब इनकी जो कुछ भी लिमिट होंगी काम करने की, वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, और ये जो भी काम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रहेंगे। ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई भी मुकदमा अब नहीं चलेगा। ये पहली गलती उन्होंने अभी सॉल्व कर ली, सेटल कर लिया। दूसरी बात, रेवेन्यू मैटर एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू भी मैटर्स थे, ये तो हमने देखिए क्या क्या एग्जाम किया है। ये रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू मैटर्स थे, और कौन से मैटर, जो मैटर जो कि रेवेन्यू कलेक्शन करते समय आते थे। ठीक है, हम कोई भी चीज़ करते तो हमारे सामने नए नए मैटर आते हैं ना, तो वो मैटर ये सब रेवेन्यू से रिलेटेड ये सब सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से भी एग्जेम्प्ट कर दिया। पहली चीज़ क्या एग्जेम्प्ट की, दूसरी चीज़ क्या एग्जेम्प्ट की, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द पर्सनल लॉ ऑफ डिपेंडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल लॉ ऑफ द डिपेंडेंट्स, हिंदू लॉ एंड मोहम्मद लॉ। इसका मतलब हिंदू जो पीपल्स होंगे एंड मोहम्मदन मतलब मुस्लिम जो पीपल्स होंगे, उनको हिंदू पीपल्स को एज ए हिंदू लॉ के हिसाब से ही ज्यूरिडिक्शन उनका किया जाएगा। उनके ऊपर मुकदमा जो कुछ भी लॉ है हिंदू लॉ, उस लॉ के हिसाब से ही उनके ऊपर कानून चलाया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस की जाएंगी कानून की। और मोहम्मदन जो है उनको भी उनके लॉ के हिसाब से, जो मोहम्मदन लॉज थे उनके लॉ के हिसाब से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। ठीक है, जो कुछ भी कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है वो की जाएंगी। ठीक है, देन 4, अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट टू गवर्नर जनरल काउंसिल क्रॉस, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, जो कुछ भी अपील है, कहा कि प्रोविंशियल कोर्ट की, जो कुछ भी अपील है प्रोविंशियल कोर्ट की, ठीक है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हमारे यहाँ पे कैसा है, हाई कोर्ट से जो कुछ भी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। वहाँ पे हिसाब से देखा जाए तो प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील है, मतलब प्रोविंशियल में जो कोर्ट्स है वो वहाँ की जो अपील है वो तो एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए थी ना, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे आप करंट सिचुएशन में जैसे चल रहा है। लेकिन इस द्वारा सेटल्ड क्या किया गया कि ये जो अपील है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाएंगे, इनके तरफ जाएंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल की तरफ जो अपील है, कहा कि प्रोविंशियल कोर्ट की। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट है, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट्स है एंड काउंसिल्स, इनके लिए जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फ्रेम करने का अधिकार किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को। मतलब गवर्नर जनरल को इम्पावर किया गया कि ठीक है भाई, तू प्रोविंशियल कोर्ट के और तुम्हारे काउंसिल के जो कुछ भी रूल्स है, रेगुलेशन है, फंक्शंस है, तू क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से बना सकता है। अब आप ये समझिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और काउंसिल के लिए, ठीक है, कुछ भी बना सकता था। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया। तो सीधी सी बात है, तो प्रोविंशियल कोर्ट के जो कुछ भी अपील हैं वो किसके पास आप जानी चाहिए, ठीक है। अब प्रोविंशियल कोर्ट की जो कुछ भी अपील हैं वो तो किसके पास जानी चाहिए, गवर्नर जनरल के पास ही जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नर जनरल अगर प्रोविंशियल कोर्ट के बारे में कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फ्रेम कर सकता है तो यहाँ की अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए, ठीक है। तो समझ में आया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ओके, जैसे कि हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट देखा और उसके बाद में हमने देखा द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब एक्ट इनेक्ट किया गया था तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सेटलमेंट एक्ट लाया गया। उसके बाद में जो कुछ भी सेटलमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के साथ में, ठीक है, कुछ क्या क्या एग्जेप्शन किया गया वो मैंने बताया। उसके बाद में उसमें एक और भी कुछ जो कुछ भी डिफेक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है, वो दूर करने के लिए भी ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट नाम से भी जाना जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसको पिट्स इंडिया एक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय में
ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट। उस समय के ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट, ठीक है। सो उन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये आया था। तो देखिए इसके फिगर्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज फंक्शन डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शंस थे वो फंक्शंस डिस्टिंग्विश्ड किए गए थे, ठीक है। कौन कौन से फंक्शंस? कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो कुछ भी फंक्शंस थे वो क्या किए गए? डिस्टिंग्विश किए गए, ठीक है। तो कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन डिस्टिंग्विश्ड करने के बाद ये फंक्शन देखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए बॉडी, और ये फंक्शन के लिए भी चलाने के लिए इस फंक्शन के ऊपर भी नज़र रखने के लिए या फिर उसको फंक्शनिंग करने के लिए बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो कमर्शियल फंक्शन रन करने के लिए हमारे पास पहले से ही एक बॉडी मौजूद थी, ठीक है। हमने रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखा? कोड ऑफ डायरेक्टर बॉडी देखी थी ना। तो कोड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी वो थी एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसको ये कमर्शियल फंक्शन सौंप दिए गए, ठीक है। ये जो कमर्शियल फंक्शंस थे ये कोड ऑफ डायरेक्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी की जो कुछ भी रेवेन्यू मिलिट्री जो कुछ भी अफेयर्स थे वो उसकी इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए ब्रिटेन में, तो ये कोड ऑफ डायरेक्टर को अब कमर्शियल फंक्शन सौंप देंगे। तो अब बचे क्या? पॉलिटिकल फंक्शन। अब पॉलिटिकल फंक्शंस को फंक्शनिंग करने के लिए कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं थी, तो नई बॉडी बनाना पड़ेगा। तो नई बॉडी क्या बन के आई? कौन सी बॉडी बनाई? बोर्ड, एक नया बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसका नाम क्या दे दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलो पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो चलो एक बोर्ड की स्थापना करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, और उसको नाम दे देगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये एक नई बॉडी बन के आई। समझ में आया? दे सेकेंड पॉइंट क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कुछ भी अब नई बॉडी इस्टेब्लिश हुई पॉलिटिकल फंक्शन को फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन द इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल फंक्शन सौंपने के बाद इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंपोर्ट किया गया कि अभी आप इसको क्या क्या करना है? सुपरवाइज करना है एंड डायरेक्ट करना है जो सभी सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जो कुछ भी ऑपरेशंस है वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करना है? सुपरवाइज करना है और डायरेक्ट भी करना है, ठीक है। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंपोर्ट किया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंपोर्ट किया गया कि जो कुछ भी सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन, मतलब सिविल से रिलेटेड, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड जो कुछ भी ऑपरेशन है वो अब क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, सुपरवाइज करके, ठीक है, देख रेख का काम करेंगे अभी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आया होगा, और या फिर हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दो बॉडी हो गई, एक तो कमर्शियल फंक्शन रन करने के लिए और एक पॉलिटिकल फंक्शंस रन करने के लिए। दो बॉडी हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंस में, ठीक है, कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया में ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। समझ में आया क्यों ड्यूअल सिस्टम? क्योंकि कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन को रन करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग करने के लिए दो बोर्ड, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। सो ये ड्यूअल हो गया ना, इनको ड्यूअल फंक्शन दे दिया, ड्यूअल तरीके से फंक्शनिंग, ठीक है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या? फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कुछ भी अब तक की जो कुछ भी टेरिटरी उन्होंने विन की थी, अपने अंडर में लाई थी, वो सभी टेरिटरी को अब से क्या? ब्रिटिश पोजीशन
कहा गया, मतलब वो कंपनी नहीं, एक उसके ऊपर में ब्रिटिश का पोजीशन है, ब्रिटिशों का अधिकार है, ब्रिटिश पजेस करते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कुछ भी कंट्रोल है कंपनी के ऊपर में वो भी और स्ट्रांग हो गया, जिसे हम कहेंगे सुप्रीम कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया। क्यों सुप्रीम कंट्रोल, क्यों सुप्रीम कहा गया? क्योंकि अभी इसके कमर्शियल फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही था, लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में उसको सलाह देने के लिए, उसको कंपनी के अफेयर्स के बारे में जानकारी बताने के लिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है। और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी अभी पॉलिटिकल फंक्शन, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में था, ठीक है। सो सुप्रीम कंट्रोल इसलिए हम कहते हैं, ठीक है गाइज। सो बाकी के जो कुछ भी चार्टर एक्ट रहे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, अब काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। तब तक कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप मुझे बताइए, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। और जो कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत आई होंगी उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे मैं पूरे कवर करूँगा, पूरे चार्टर एक्ट है वो मैं पूरे कवर करूँगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।